हैं एक ऐसी नई एक्ट्रेस से जिनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में इससे पहले जरूर सुना गया होगा, लेकिन हाल ही में आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में करिश्मा का रोल निभाने वाली सहर बांबा के काम की अब काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। तो चलिए बॉलीवुड में उनके अब तक के स्ट्रगल, बैड्स ऑफ बॉलीवुड में काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं उन्हीं की जुबानी। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके बैड्स ऑफ बॉलीवुड। करिश्मा तलवार हमारे साथ है यहाँ पे। करिश्मा तलवार का कैरेक्टर अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करोगे तो क्या बोलोगे? बेचारी। और आप सोच लो मैं क्यों बोल रही हूँ क्लाइमैक्स के बाद बेचारी। या बट सर टेल मी, जब ये शो आपके पास आया था तो किस तरह का थॉट प्रोसेस था और कैसे ये एक्चुअली आपने साइन किया और करिश्मा, सहर से करिश्मा बनने का जो सफर है उसके बारे में कुछ बताइए। 2022 अगस्त में मुझे ऑडिशन का कॉल आया था और उस वक्त तो काफी लोगों को ऑडिशन कर रहे थे हर कैरेक्टर के लिए, शो के लिए। और फिर 3-4 राउंड्स हुए ऑडिशन के और जो लास्ट ऑडिशन था वो 2023 फरवरी में था, जो आर्यन ने खुद डायरेक्ट किया था। और 1 महीने के बाद मुझे कॉल आया था आर्यन का ही, दैट कांग्रेचुलेशंस, आपका ऑडिशन अच्छा था एंड यू आर प्लेइंग करिश्मा तलवार। तो ऐसे मैंने शो लॉक किया और ये वैसा ये यू नो इन मेनी वेज मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना था बिकॉज ऑब्वियसली आर्यन का पहला प्रोजेक्ट था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। एंड उसके बाद हमने शूट स्टार्ट किया जुलाई के आसपास। वहां से फिर बहुत सारे वर्कशॉप्स हुए हमारे आर्यन के साथ, एक एक सीन को लेके, एक एक लाइन को लेके बहुत ही थारो वर्कशॉप्स हुए एंड दैट्स हाउ सहर बिकेम करिश्मा। बट एक यंग जब आपके टीम होती है ना तो किस तरह का माहौल होता है सेट पे, वो बताइए। क्योंकि मस्ती कर रहे थे या काम कैसे हो रहा था मस्ती के बीच में? तो बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि जैसा आपने बोला सभी एक एज ग्रुप के थे। और लेकिन जब आर्यन काम करने पे आते थे तो वो बहुत ही मतलब हार्ड टास्क मास्टर थे, क्योंकि उनको टेक्स चाहिए तो बहुत सारे चाहिए, क्योंकि उनकी जो सी विजन है उनको एग्जैक्टली वैसा ही चाहिए। तो चाहे उसके लिए 10 टेक लगे, 20 टेक लगे, उनको करना ही करना है। एंड बहुत ही डेडिकेटेड डायरेक्टर है वो। ओवर टाइम भी उन्होंने काफी वर्क किया है और एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। हमें को छुट्टी होती थी वो जाके तब भी बैकग्राउंड म्यूजिक या डबिंग या कुछ ना कुछ करते रहते थे। संडे को भी फोन करती थी, उनको बोलते थे मैं आज म्यूजिक सिटिंग पे आया हूँ या मैं इधर आया हूँ। तो बहुत ही मेहनती थे। तो माहौल तो इट वाज फन एट ऑल टाइम्स, उनको गुस्सा ही नहीं आता, तो माहौल शांत था और फन था सेट पे। जी, ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर आपके साथ है सहर? नॉट एट ऑल। उन्होंने शुरू से लेके एंड तक खुद सब कुछ किया है और उन्होंने बहुत जैसा उनका नॉलेज है डिपार्टमेंट को लेके वो बहुत ही डीप नॉलेज है। तो मुझे ऐसा लगा था मैं तो किसी के साथ काम कर रही हूँ जिन्होंने बरसों से करते आ रहे हैं। एंड सर बॉबी देओल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब बचपन में उनके फिल्म्स देखकर बड़े हुए हैं, तो जब उनके साथ काम करना और इतने पावरफुल सीन्स थे आपके उनके साथ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत ही मजा आया उनके साथ काम करके। आई रिमेम्बर उनका वो फेज था जब एनिमल भी रिलीज हुई थी एंड ही वाज गेटिंग सो मच लव। तो बहुत ही वुड कम इन विद सो मच पॉजिटिविटी। और वो एक ऐसे टाइप के एक्टर हैं कि वो चाहते हैं कि सीन बेटर हो, आपकी परफॉर्मेंस, सामने वाले की परफॉर्मेंस बेटर हो। तो वो मुझे बोलते थे कि बेटा ट्राई समथिंग लाइक दिस, ऐसा करो वैसा करो। तो बहुत मजा आया। और जैसा आपने बोला मेरी मम्मी तो सबसे बड़ी फैन है एंड या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जी, एंड सर इस शो के वजह से आप यंग एक्टर्स को इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी काम करने का मौका मिला है, चाहे वो शाहरुख खान हो या सलमान खान हो। अनरियल लग रहा था कभी सेट पे? बहुत बार। इनफैक्ट मेरे कितने ज्यादा ऐसे पिंच मी मोमेंट्स हुए जब मैं करण सर के साथ शूट कर रही थी, इमरान सर के साथ शूट कर रही थी, शाहरुख सर को मैं सेट पे मिली जब वो अपना फिल्म फर्स्ट का शूट कर रहे थे सेट पे, और ऑफ सेट भी जब मिली है सलमान सर। तो ये बहुत सारे पिंच मी मोमेंट्स थे क्योंकि मैंने उनको बचपन से देखा है बड़े पर्दे पे और फाइनली मैं उनको अभी उनके साथ काम कर रही हूँ। ये इस प्रोजेक्ट ने सारी मेरी एक साथ ही विश लिस्ट पूरी कर दी है। देखिए, आज भारत के टैलेंट का डंका दुनिया भर में बजा। बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत के टैलेंट की जरूरत है। इसी लिस्ट में अरविंद श्रीनिवास का नाम जुड़ गया है, जिन्होंने अपनी एआई कंपनी की बदौलत सबसे युवा अरबपति होने का तमगा हासिल किया है। जी हां, अरविंद श्रीनिवास भारत के सबसे युवा अरबपति बनकर उभरे हैं। उन्होंने अपने बुलंद हौसले और तकनीक के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। अरविंद श्रीनिवास, ये वो नाम है जिसे एआई की दुनिया का नया सितारा कहा जा रहा है।
एआई की दुनिया का ये चमकता सितारा अब भारत का सबसे युवा अरबपति बनकर उभरा है। हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी हुई है। इस बार की लिस्ट में शामिल एक नाम की हर तरफ चर्चा है और वो नाम 31 साल के अरविंद श्रीनिवास का है। हुरून रिच लिस्ट के अनुसार उनकी कुल कमाई 21,000 करोड़ से ज्यादा की है। अरविंद ने 2022 में परप्लेक्सिटी एआई की शुरुआत की थी। दावा है कि उन्होंने चैटबॉट बेस्ड सर्च इंजन तैयार किया जो तेज, सटीक और भरोसेमंद जवाब देता है। बताया जाता है कि आज परप्लेक्सिटी एआई, जिसके दुनिया भर में 2 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। आज अरविंद श्रीनिवास किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने नॉलेज के बल पर कम उम्र में ये कामयाबी हासिल की है। वो भारत के सबसे युवा अरबपति तो हैं ही, साथ ही परप्लेक्सिटी एआई कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ भी हैं। अरविंद का जन्म चेन्नई में हुआ और वो बचपन से विज्ञान में रुचि रखते थे। प्रॉब्लम्स को सुलझाने में उन्हें मजा आता था। फिर उन्होंने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की, जिसके बाद कंप्यूटर साइंस में भी उन्होंने पीएचडी की। सबसे बड़ी बात, श्रीनिवास की संपत्ति विरासत में नहीं मिली, बल्कि खुद का एआई मॉडल बनाने से हासिल की है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत परप्लेक्सिटी का सबसे बड़ा यूजर बेस बनता जा रहा है और ये भारत की अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप का भी संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पीछे बैकग्राउंड देखकर तो समझ में आ गया होगा कि क्या बात करने वाले हैं, और जिसको ठंड लगी हुई है उससे ही ये कवर करवा रहे हैं। उसको और क्या लग अदरक रही है? वाली चाय भी तो दी है ना। ग्रीन टी पी रही हूँ मैं, तभी थोड़ा कोल्ड कफ थोड़ा चला जाए आवाज, है ना। लेकिन वैसे आपको पसंद है ठंड, नहीं? हाँ श्वेता को मतलब कितनी पसंद है वो अच्छी तरह से लोगों को पता है, लेकिन हम आपको हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर की ऐसी ही चोटियों के दीदार करवाने वाले हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी गिरावट आई है टेम्परेचर में। देखिए कई जगह पर पहाड़ों पर स्नोफॉल की कुछ तस्वीरें हैं। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में बारिश की वजह से थोड़ा सा पारा जरूर लुढ़का है। तो ऐसे में सब यही पूछ रहे हैं, क्या दिवाली पर इस बार ठंड होने वाली है? अक्टूबर की दस्तक के साथ पहाड़ी इलाकों में ठंड का एहसास बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चमकती ऊंची ऊंची ये चोटियां मौसम में आए बदलाव को बयां कर रही हैं। आसमान में बादलों का डेरा है और नीचे तेज हवा का संगीत। इस खुशनुमा मौसम में सैर सपाटे का अपना अलग ही मजा है। पहाड़ों पर हुए इस बदलाव का असर मैदानी इलाकों तक है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को सुबह और रात के वक्त हल्की ठंडक का एहसास होने लगा है। बीते कई दिनों से दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में कहीं न कहीं हो रही बारिश भी इसकी वजह है। मतलब पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम बदला बदला है। ऐसे में लोग अनुमान लगा रहे हैं कि दिवाली के बाद ठंड का ग्राफ तेजी से बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चले हिमाचल के कुल्लू दशहरे की तस्वीरें दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव, जिसकी धूम नजर आ रही है। भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ ही कुल्लू में दशहरा की शुरुआत हो गई है, जो पारंपरिक अनुष्ठान के साथ अगले 7 दिन तक चलेगी। और दशहरा के इस पर्व में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इस मौके पर हिमाचल की संस्कृति और विरासत के अद्भुत नजारे देखने के लिए मिलते हैं। ये उत्सव, ये उल्लास, ये उमंग, आस्था और संस्कृति का ये अद्भुत संगम। कुल्लू दशहरा उत्सव की ये तस्वीरें जिसने देखी वो देखता ही रह गया। ढोल नगाड़ों की थाप, भक्तों का उत्साह और सालों पुरानी परंपराएं, मानो कि पूरा माहौल ही भक्तिमय हो गया। दूर दूर से आए श्रद्धालु और पर्यटक इस मेले में अद्भुत झलक देखने के लिए उमड़े। इसी दौरान कई परंपराओं को पूरी आस्था के साथ निभाया जा रहा है।
देखिए कैसे स्थानीय ढोल नगाड़ों की थाप पर हुई इस जलेब में देवी देवताओं संग देवलू यानी देवता के कारिंदे और आम श्रद्धालु भी झूमते नाचते आगे बढ़ते दिखाई दिए। कुल्लू में दशहरा उत्सव की शुरुआत भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा से हुई। ढालपुर के ऐतिहासिक मैदान में भगवान रघुनाथ के रथ को खींचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस अनोखी परंपरा और उत्साह में 250 से ज्यादा देवी देवताओं के रथ भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में हर साल मनाया जाता है। इस दौरान लोग भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा निकालते हैं और कुल्लू घाटी के देवी देवता भी ढालपुर मैदान में इकट्ठा होते हैं। ये एक अनूठा उत्सव है क्योंकि इसमें न तो रावण दहन होता है और न ही रामलीला होती है, बल्कि ये देवी देवताओं के मिलन का एक रंगारंग और सांस्कृतिक आयोजन होता है जो दुनिया भर से लाखों लोगों को आकर्षित करता है। देव समागम होता है और रघुनाथ जी की अध्यक्षता में सब मिलते हैं और दशहरे में आते हैं और सारे देवी देवता जो कोई 200 किलोमीटर कोई 50-100 किलोमीटर से पैदल चलकर आते हैं और ये देव समागम है। इसमें आप देखेंगे यहाँ रावण का पुतला तो नहीं जलता किंतु लंका जलती है और देवी देवताओं को जैसे रामायण में कहा गया है कि भाई विभिन्न रथ अपने उसमें भाग लिया था जब रावण लंका पर चढ़ाई की गई थी, तो देवी देवता रघुनाथ जी के रथ में बैठ के सारों तरफ रघुनाथ जी रथ में चलते हैं और सारे देवता अपने रथों में चल के लंका पर विजय करने का प्रयास करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कुल्लू दशहरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह के शासनकाल में हुई, जब उन्होंने अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति लाकर उसे कुल्लू में रघुनाथ मंदिर में स्थापित किया। साथ ही राजा ने अपनी संपत्ति भगवान रघुनाथ को सौंप दी। 1660 में उन्होंने श्री रघुनाथ जी के सम्मान में कुल्लू में दशहरे की परंपरा शुरू की, जो आज भी जारी है। इस दौरान आसपास के क्षेत्रों के सभी देवी देवता भी ढालपुर मैदान में आते हैं और भगवान रघुनाथ से मिलते हैं। इसे देवता मिलन के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में ये एक बड़े देव महाकुंभ का रूप ले लेता है। देखिए, इतिहास तो राजा जगत सिंह जी के समय का है। 1660 ईस्वी में जब रघुनाथ जी की मूर्ति त्रेतानाथ के ठाकुर के मंदिर से लाई गई, उसके बाद राजा ने सारा जो अपना राज्य रघुनाथ जी को दे दिया और अपने प्रथम सेवक के रूप में छड़ीबरदार हो गए और आज भी वो परंपरा चल रही है। रघुनाथ जी और 18 कल्लू के आशीर्वाद से देवी देवता हिडम्बा आज भी बोलती है कि सब राज खत्म तेरा अटल। उत्सव के 7 दिनों के दौरान हर दिन अलग अलग परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। माना जाता है कि 10वीं के बाद पूर्णिमा के दिन रावण का वध हुआ था, इसीलिए यहाँ दशहरा उत्सव के आखिरी दिन पूर्णिमा के अवसर पर लंका दहन की प्रथा निभाई जाती है। तभी तो कुल्लू दशहरा उत्सव देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है और इस महोत्सव में कला और संस्कृति के रंगों की रौनक दूर दूर तक महसूस की जाती है। कुल्लू से मनिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साईं बाबा की पुण्यतिथि के सिलसिले में शिरडी के साई मंदिर में दशहरा उत्सव की धूम है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महाआयोजन में शामिल होने के लिए दुनिया भर से भक्त पहुंच रहे हैं। और देखिए, मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। इसके साथ ही शानदार लाइटिंग भी की गई है। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। शिरडी के साईं बाबा का दरबार यूं तो साल भर भक्तों के जयकारों से गुंजायमान रहता है, लेकिन ये घड़ी कुछ खास है। ये मौका है साईं बाबा के 106वां पुण्यतिथि का और कई दिनों तक चलने वाले दशहरा उत्सव का। अब से 1 सदी पहले 15 अक्टूबर 1918 को दशहरा के दिन ही शिरडी के साईं बाबा ने अनंत समाधि लेकर इस लोक से प्रस्थान किया था और तब से हर साल साईं बाबा भक्त इस दिन को उत्सव की तरह मनाते हैं। साल 1918 से शुरू हुई ये परंपरा आज भी जारी है। दशहरा के पावन दिन पर काकड़ आरती के साथ ये उत्सव की विधिवत शुरुआत हुई। इससे पहले साईं बाबा की पोथी और प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है।
आस्था के रथ पर सवार देश दुनिया से आए हजारों भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं। इसके बाद द्वारका माई मंदिर अखंड साईं चरित्र का पाठन शुरू होता है। दर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ से यहाँ बाबा की शरण में आए हैं। बाबा सबका भला करे, सबको अच्छे से रखे, साथ भी हमारा भी भला करे। श्रद्धा और सुबिरी के दो स्तंभों पर खड़ी आस्था की इस बुलंद इमारत की प्राचीर है। बाबा के ये वो करोड़ों भक्त हैं जो हर रोज लाखों की तादाद में अपने मन की मुरादें लेकर शिरडी पहुंचते हैं, और उनका वो एक अटूट भरोसा ही तो है जो बार बार न केवल उन्हें यहाँ खींच कर लाता है, बल्कि उनके विश्वास को पहले से ज्यादा और मजबूत बनाता है कि बाबा बड़े दयालु हैं और आगे सब ठीक ही होगा। शिरडी के साईं मंदिर में होने वाले ये दशहरा उत्सव सिर्फ उत्सव नहीं है, ये मौका है बाबा के संदेशों को जानने का, उन्हें समझने का और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने का। जीवन की आपाधापी के बीच बाबा के अनुपम दर्शन पाकर यहाँ भक्त भाव विभोर नजर आते हैं। बाबा के चरणों का स्पर्श पाकर वो अपने मन की अनंत शांति और शरीर के अलौकिक ऊर्जा की अनुभूति पाते हैं। आज 106वीं पुण्यतिथि है और मैं बाबा से मिलने आई हूँ मेरे परिवार के साथ, और मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि मेरे आज बहुत ही अच्छे दर्शन हुए बाबा के। दशहरा उत्सव के लिए मंदिर की शानदार सजावट की गई है। देसी विदेशी फूलों के साथ मंदिर परिसर में जगमग करती लाइट्स इसकी सुंदरता को और चार चांद लगा रही है। उत्सव के दौरान इन 4 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने का अनुमान है। शिरडी से नितिन मिरानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, काशी विश्वनाथ महाकाल लोक और विंध्यवासिनी कॉरिडोर की तरह अब उत्तर प्रदेश में देवी पाटन कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है। आपको बता दें, इसका मकसद मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ इस मंदिर को धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर लाना भी है। उत्तर प्रदेश में श्रद्धालुओं की आस्था के बड़े केंद्र देवी पाटन धाम का अब कायाकल्प होने वाला है। यूपी के पूर्वांचल में स्थित मां पाटेश्वरी देवी के इस प्राचीन मंदिर के परिसर में अब भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। तय योजना के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर और विंध्याचल के माता विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर यहां मंदिर परिसर का विस्तार किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ें और माता के दर्शन में सहूलियत हो। इसके साथ ही मंदिर के पूरे इलाके को सुंदर तरीके से विकसित करने की भी तैयारी है। ये जो पूरा टेम्पल आप देख रहे होंगे परिसर, इस पूरे में भव्यता इसकी इतनी है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और इसी के कॉरिडोर को तकरीबन 250 बीघे में बनाया जा रहा है। और इस पूरे जो कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ की तरह तैयार किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर लोगों को चाहे फिर वो खड़े होने की सुविधा हो या फिर चलने की, यहाँ पर इसमें हाईवे मौजूद होगा, यानी कि बड़ा चौड़ीकरण रोड होगी वो मौजूद होगी। इसके साथ साथ इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही अलग होने जा रहा है। बलरामपुर जिले में तुलसीपुर इलाके के नजदीक स्थित यह मंदिर मां दुर्गा के प्रसिद्ध 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पर मां पाटेश्वरी के नाम से ही देवी माता का मंदिर बना हुआ है। मान्यता है कि माता सती का दाहिना कंधा यहाँ पर गिरा था, इसीलिए इसे देवी पाटन कहा जाता है। माता के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा इतनी है कि नेपाल सहित दूर दूर से भक्त यहाँ उनके दर्शन के लिए आते हैं। खासतौर से नवरात्र के दौरान यहाँ पर विशाल मेला लगता है और तमाम श्रद्धालु यहाँ माता की आराधना और उपासना के लिए जुटते हैं। माता जी का मंदिर है, देवी पाटन जी का माता जी का स्थान है, हम लोग इसी से जानते हैं। और बाराबंकी से आए हुए हैं, रामनगर से माता जी के दरबार आए हैं। रात भर भी यहीं रुकेंगे, सुबह दर्शन करेंगे, अब दर्शन करेंगे फिर घर चले जाएंगे। बहुत प्राचीन मंदिर है, हमारे पूर्वज यहाँ से आते थे। मान्यता इनकी बहुत बड़ी है। माँ पाटेश्वरी देवी माता सती का जो पट गिरा था यहीं पर गिरा था, इसलिए माँ पाटेश्वरी का यहाँ से बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत दिनों से दर्शन पूजन हो रहा है। वैसे देवी पाटन मंदिर का तो बहुत ही महत्व वैसे ही है देवी पाटन मंडल में, और ऐतिहासिक मंदिर है और मठ है, और एक अच्छा वो हर साल यहाँ मेले भी लगते हैं नवरात्र नवमी में, और काफी प्रदर्शनी, काफी हर प्रकार के कार्यक्रम यहाँ होते हैं साल में 2 बार। यही वजह है कि इस मंदिर परिसर को अब इस तरीके से विकसित किया जा रहा है
ताकि यहाँ पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसके लिए यहाँ बनाए जा रहे कॉरिडोर की अपनी खासियत होगी, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए सुविधा और परिसर की सुंदरता का समावेश किया जाएगा। मंदिर कॉरिडोर का निर्माण उत्तर भारतीय नागर शैली, दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली और मध्य भारतीय वेसर शैली की वास्तु शैलियों के आधार पर होगा। मंदिर की महिमा को दर्शाने के लिए यहाँ एक गैलरी भी बनाई जाएगी। कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थित प्रवेश और निकास द्वार होंगे। पार्किंग की विशेष व्यवस्था होगी। मंदिर के पश्चिमी हिस्से में तालाब को रिवर फ्रंट और बोटिंग के लिए विकसित किया जा रहा है। बलरामपुर का देवी पाटन जो मंदिर है वो अब पूरी तरीके से बदल रहा है, चूंकि वजह है यहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। माँ पाटेश्वरी तीर्थ क्षेत्र पूरा बन गया है, जिसकी वजह से आसपास जो कॉरिडोर है वो काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह बनाया जा रहा है। इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पूरी तरीके से बदला गया है। फिर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए चाहे चेंजिंग रूम्स हों, ये ऑटो मोड पे लगाए गए हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये सूरज कुंड जो एरिया है इसमें स्टीमर्स कुछ लगाए गए हैं जो कि यहाँ की भव्यता को और बढ़ाते हैं। मंदिर परिसर में शानदार होटल की तरह चकाचक नए गेस्ट हाउस का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन सुविधाएं होंगी। यानी कुल मिलाकर मंदिर परिसर में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश है। काशी विश्वनाथ मंदिर में आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से इतना भव्य बन गया है कि वहाँ पर बाहर के भी लोग आकर आनंद पूर्वक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी लोग दर्शन प्राप्त कर सकेंगे और अच्छा नजारा होगा। बहुत ज्यादा भव्य हो जाएगा। वैसे आज ही मतलब देखने में बहुत भव्य मंदिर लग रहा है, लेकिन बनने के बाद में हो सकता है और भव्य लगे। बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसे काशी विश्वनाथ का है और पूरा बाकी और जो भी टेम्पल्स है यहाँ का भी कॉरिडोर हो जाएगा। तो जैसे विंध्याचल का है पूरा बन चुका है, बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। 42 करोड़ 50 लाख के बजट वाले कॉरिडोर की योजना के तहत मंदिर परिसर को रंगीन रोशनी से जगमग किया गया है। तो साथ ही साथ यहाँ तक श्रद्धालुओं की पहुँच आसान करने की व्यवस्था हो रही है। इसके लिए देवीपाटन मंडल को जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा किया गया है और फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं। साथ ही साथ खंभों पर रंगीन लाइट्स भी लगाई गई हैं, ताकि पूरा इलाका शानदार तरीके से रोशन रहे। यहाँ विकास की नई राह बनाने और कारोबार बढ़ाने से आम लोगों को भी लाभ होगा। देवीपाटन से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जो हर पेरेंट्स के लिए जरूरी है। आज के बच्चे दरअसल देखिए खुद को सोशल मीडिया फ्रेंडली जरूर बताते हैं, लेकिन सच ये है कि जितनी उनकी अप्रोच, उनका दायरा सोशल मीडिया पर बढ़ रहा है, उससे तो वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते जा रहे हैं। तो ये आप अग्री कर रही हैं इस बात से? बिल्कुल अग्री कर रही हूँ, और ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए। सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। दरअसल देखिए बॉलीवुड के जो एक्टर हैं अक्षय कुमार, उन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी 13 साल की बेटी को लेकर बताया कि कुछ महीने पहले उनकी बेटी साइबर क्राइम के गंदे खेल का शिकार होते होते बाल बाल बची। आपको सुनाते हैं अक्षय कुमार ने अपनी बेटी के साथ हुए साइबर क्राइम पर क्या कहा। मेरी डॉटर एक वीडियो गेम खेल रही थी और तो कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जो आप किसी के साथ खेल सकते हो, कोई अननोन स्ट्रेंजर के साथ आप खेल रहे होते हो। आप जब खेल रहे होते हो तो वहां से कभी मैसेज आता है, थैंक यू, ओ दैट वाज ग्रेट, यू आर डूइंग सो गुड, अरे फैंटास्टिक, वेरी कर्टियस मैसेज। एंड suddenly the person said, from where are you? And she wrote Mumbai. And then suddenly अपने आप फिर नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, अरे वेल प्लेड, बहुत अच्छा किया, ये है, थैंक यू, बहुत कर्टियस। ऐसा लगा कि बहुत ही रिस्पेक्टेड, कोई जो भी सामने खेल रहा हो बहुत रिस्पेक्टेड है। फिर एक मैसेज आया, आर यू मेल और फीमेल? तो शी रिप्लाइड फीमेल। ओके, इट गोड ऑन, वेंट ऑन, वेंट ऑन, एंड देन he sent a message, can you send me a nude picture of yours? It was my daughter. She switched off the whole thing
And she went and told my wife. And this is how everything begins. तो मैं सीएम साहब से दरखास्त करूंगा कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हर हफ्ते 7th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड्स के अंदर एक पीरियड जो हो वो साइबर का पीरियड हो, जहां बच्चों को ये समझाया जाए कि होता क्या है, क्योंकि आगे जाके आप सभी जानते हैं कि स्ट्रीट क्राइम से बड़ा ये क्राइम होते जा रहा है। देखिए, मानसून की विदाई अब हो चुकी है। ऐसे में पिछले 3 महीने से बंद टाइगर रिजर्व को खोल दिया गया है। राजस्थान के सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व में सैलानियों का जोरदार स्वागत किया गया और जंगल सफारी के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। महीने के ब्रेक के बाद राजस्थान के सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व सैलानियों के लिए खोल दिए गए। मॉनसून खत्म होते ही टाइगर रिजर्व पहुंचे पर्यटकों का यहां जोरदार स्वागत किया गया। सैलानियों के माथे पर तिलक लगाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। आज विधिवत पुनः इन जंगलों को टूरिस्ट के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है और वन विभाग द्वारा वन्य जीव सप्ताह भी मनाया जा रहा है, जिसके तहत आने वाले 7 दिनों में जंगल के प्रति अवेयरनेस का कार्यक्रम है। बच्चों को बुला के जंगल दिखाए जाएंगे। हमारे जो ग्रामवासी हैं उनको किस प्रकार से जंगल के बारे में बताया जाए, उनके किस प्रकार से हित अहित हैं उसके बारे में बताया जाए। इसके खुलने के साथ ही आज वन्य जीव सप्ताह का भी शुभारंभ हुआ है और वन्य जीव सप्ताह के अंदर हमने एक नवाचार किया है कि हमारा जो स्टाफ है, जो अंदरूनी एरिया के अंदर काम करता है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमने एक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया है। 3 दिन ये स्पोर्ट्स मीट चलेगी, जिसके अंदर फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, पीटी और रस्साकशी जैसे गेम शामिल हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टाफ का मनोबल बढ़ा रहे और इसी जोश से वो काम करते रहें। और जो टूरिस्ट की संख्या भी आज काफ़ी रही, आज फुल बुक था और हम यही चाहते हैं कि जो आगामी सीज़न है तो टूरिस्ट भी अच्छा आनंद उठाएं और हमारी टाइगर मॉनिटरिंग भी प्रभावी तरीके से चलती रहे। सैलानियों के उत्साह का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले दिन सरिस्का में करीब 600 देसी विदेशी मेहमान पहुंचे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के बीच जब बाघिन की साइटिंग हुई तो मानो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तमाम सैलानी इस पल को अपने कैमरों में कैद करने लगे। सरिस्का के वन अधिकारियों की माने तो ये सीजन पर्यटकों के लिए खास रहने वाला है। यहाँ बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ बाघों की संख्या 50 हो गई है। ऐसे में सैलानियों के लिए बाघों के अलावा उनके शावकों की साइटिंग की संभावनाएं भी है। अलवर से हिमांशु शर्मा, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं चीन की सभ्यता को दर्शाती हुई एक शानदार प्रदर्शनी। बीजिंग के पैलेस म्यूजियम की 100वीं वर्षगांठ पर इस प्रदर्शनी की शुरुआत की गई, जिसमें चीनी राजवंशों की संस्कृति और सभ्यता की विरासत को दर्शाया गया है। ये बीते जमाने की पेंटिंग्स, ये नक्काशीदार दुर्लभ कलाकृतियां, ये पेशकीमती साजो सामान। पहली नजर में देखे तो जैसे बीते जमाने की यादें एक बार फिर ताजा हो गई हों। ये तस्वीरें हैं इतिहास के तमाम पन्नों को खुद में समेटे बीजिंग के पैलेस म्यूजियम की, जहां एक खास प्रदर्शनी में आपको ये तमाम चीजें देखने को मिल सकती हैं। म्यूजियम की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई इस अनोखी प्रदर्शनी में आम लोग भी शामिल हो सकते हैं। सभ्यता और संस्कृति को समेटे ये एग्जीबिशन चीन के इतिहास के पन्नों को एक बार फिर दुनिया के सामने पेश कर रही है। सबसे प्राचीन राजवंशों में से एक मिंग और किंग राजवंश के पूर्व शाही महल में ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें इन राजवंशों से जुड़े करीब 200 सांस्कृतिक अवशेष मौजूद हैं। इस एग्जीबिशन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें चीनी सभ्यता का विकास, विस्तार, विरासत और वैभव को दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण है एक स्क्रॉल,
जिसमें उत्तरी सांग राजवंश की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहद खूबसूरत ढंग से तस्वीरों के जरिए उकेरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर वीकेंड। मंडे मिलते हैं शाम 5 बजे चाय पर।